साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करेंगे। इसके पहले एक टॉपिक हो चुका था हमारा हिंदी भाषा का विकास, जिसका वह रह गया, उसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, बाद में तब दोबारा से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब जब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहला है आदिकाल। आदिकाल का समय है 650 से 1350 ईस्वी। 650 से 1350 ईस्वी आदिकाल का समय है। हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण का श्रेय किसको जाता है? वो ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन। अगर क्वेश्चन होगा हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण का श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अब आरंभिक काल भी से बोला जाता है। आरंभिक काल ये विवादास्पद है। आदिकाल या आरंभिक काल नामकरण के मामले में विवादास्पद है, यानी कि बहुत से अलग अलग जो सबने अलग अलग बताया। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल का नाम कुछ और बताया, तेग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण कुछ और करा। तो ये चीजें विवादास्पद ये विवादास्पद है भैया। अलग अलग ना अलग अलग इसका नामकरण करा, जैसे कि नामकरण में देख लो किस किस ने क्या क्या चेंज कर लिया। किस किस कवि ने किस किस नाम से ऐसा बताया, बुलाया, पुकारा, वो देख लो नामकरण में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा आदिकाल को चारण काल बताया। अगर चारण काल की संज्ञा दी आदिकाल चारण काल। मिश्र बंधु ने आदिकाल को कहा प्रारंभिक काल। लिखते रहिए ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीज बपन काल। बीज बपन काल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की संज्ञा दी। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल बताया या वीरगाथा काल बताया। सांकृत्यायन राहुल सांकृत्यायन ने बताया सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल जगह आ रहा है पहले लिखना। ठीक है। राम कुमार तो तीनों राम कुमार वर्मा ने कहा भैया संधि काल। और एक नाम और जो ग्रियर्सन जी ने दिया था भैया चारण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। एक नाम और लिख लो, गणपति मिश्र। गणपति मिश्र ने कहा प्रारंभिक काल या शून्य काल।
आरंभिक काल और शून्य काल। धीरेन्द्र वर्मा व गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी। धीरेन्द्र वर्मा में गुलेरी जी ने कहा भैया सब भ्रंश काल, आपको भ्रंश काल न कर लो नोट, फिर इसके आगे की बात बताएंगे। चलो अब आदिकाल की शैलियां कौन सी हैं? आदिकाल की शैली, दो शैलियों का प्रयोग करा गया था, एक तो डिंगल शैली और एक डिंगल। डिंगल शैली कैसे थी? तर्कस शब्दावलियों का प्रयोग हुआ था डिंगल शैली में। तर्कस शब्दावलियों का प्रयोग, बहुत कम प्रयोग होती है डिंगल शैली। पिंगल शैली अधिकतर प्रयोग होती है, क्योंकि पिंगल शैली कैसी थी? ये थी कर्णप्रिय, कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग हुआ था पिंगल शैली में। और एक चीज है पिंगल शैली की, आगे चलकर ब्रजभाषा में विकलन हो गया। तो आदिकाल में दो शैलियां थी, एक तो थी डिंगल और एक डिंगल। डिंगल शैली में तर्कस शब्दावलियों का प्रयोग हुआ था, बहुत कम प्रयुक्त होती है। और दूसरी थी पिंगल, पिंगल में कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग हुआ था और आगे चल गए ब्रजभाषा में इसका विकलन हो गया था पिंगल शैली। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रहा, छोटी छोटी सी वन लाइनर में मान लो। आदिकाल में छंद प्रयुक्त होता था एक चौपाई छंद, चौपाई छंद। आदिकाल में इस छंद का प्रयोग होता था, इसका नाम था चौपाई छंद। इस छंद में 15 मात्राएं थी, 15 मात्राएं। एक अभ्रंश काल में भी प्रयुक्त हुआ, अभ्रंश काल में प्रयुक्त हुआ। आगे चलकर क्या हुआ, इसमें एक मात्रा बढ़ा दी गई, तो मात्राओं की संख्या हो गई 16, 16 मात्राएं। और चौपाई से नाम हो गया इसका चौपाई छंद, चौपाई छंद। चौपाई से इसका नाम चौपाई छंद हो गया, एक मात्रा बढ़ा। एक और छंद बहुत ज्यादा प्रयोग होता था भाई आदिकाल में, उसका नाम था आला छंद। आला छंद का बहुत अधिक प्रयोग होता था। इकतीस मात्राएं थी इस छंद में, आला छंद में 31 मात्राएं थी, बहुत अधिक प्रयोग होता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे छंद थे जो आदिकाल में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे कि दोहा, रासा, तोमर, नाराज, पंचटीका, आरिल, आदि छंदों का प्रयोग आदिकाल में मिलता है। चौपाई छंद 15 मात्राओं का था, आदिकाल में प्रयुक्त होता था। उसके बाद क्या हुआ, एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई छंद बना दिया, जो बाद में हिंदी में प्रयुक्त होने लगा। हिंदी में कौन सा प्रयुक्त होता है? चौपाई छंद प्रयुक्त होता है।
आदिकाल में आला छंद का बहुत अधिक प्रयोग होता था, 31 मात्राएं थी। इन छंदों के अलावा दोहा, रासा, तोमर, नारायण, पंजटिका और आरेल, ये भी और कुछ प्रमुख छंद हैं जो आदिकाल में प्रयुक्त होते थे काव्य कृतियों में। ऊपर वाला कर दूं भाई, क्लियर? हाँ। एक चीज और देखी होगी, एक रामचरितमानस में देखी होगी, और पद्मावत में भी है। चौपाई मिलती है और चौपाई के साथ दोहे भी मिलते हैं। रामचरितमानस में इसका प्रयोग हो, चौपाई के साथ दोहों का प्रयोग, और पद्मावत में भी चौपाई के साथ दोहों का प्रयोग। चौपाई के साथ दोहों का प्रयोग, चौपाई के साथ दोहों का प्रयोग अगर होगा तो उसको बोलते हैं भैया कटवक। यानी कि चौपाई के साथ दोहा रखने की प्रवृत्ति कटवक कहलाती है। चौपाई के साथ दोहा रखने की प्रवृत्ति कटवक कहलाती है। एक पॉइंट और लिखिए, हिंदी और इस्लामी समन्वित, हिंदी इस्लामी समन्वित संस्कृति का जो प्रथम प्रतिनिधि बोला जाता है जिसको, वो कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि अमीर खुसरो को बोला जाता है। करो ऐसा फिर आपको उत्तर। अब बात आती है आदिकाल में जो साहित्य था उसका प्रमुख रूप था क्या? आदिकाल का जो साहित्य था वो किस किस तरीके से लिखा गया? आदिकालीन साहित्य के प्रमुख रूप, इसके 3 प्रमुख रूप हैं। नंबर 1 सिद्ध साहित्य, एक है नाथ साहित्य, और तीसरा हमारे पास रासो साहित्य। रासो साहित्य, तो आदिकालीन साहित्य मुख्यतः 3 रूपों में लिखा गया है, एक तो सिद्ध साहित्य, एक नाथ साहित्य और एक रासो साहित्य। इसके प्रमुख कारण इनमें लिखा है। सिद्ध साहित्य क्या था? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार हेतु सिद्ध साहित्य रचा गया था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु सिद्ध साहित्य की रचना हुई थी। सिद्ध साहित्य वहां से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले सिद्ध साहित्य को कर रहे हैं, पहले सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी, फिर उसके बाद रासो साहित्य के बारे में, फिर इनकी रचनाएं, इनके रचनाकार कौन कौन वो सब बता देंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रासो साहित्य में, रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि ग्रंथ भी रासो साहित्य का पृथ्वीराज रासो ही। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य जो रचा था तो सिद्ध थे, उनमें लगभग सिद्धों की कुछ संख्या निर्धारित कर गई है। ठीक, जो सिद्धों की संख्या निर्धारित कर गई है वो मानी गई है सिद्धों की संख्या कि सिद्ध थे कितने? लगभग 84 सिद्ध माने गए हैं, लगभग 84 सिद्ध, 84 सिद्ध माने गए हैं।
अब 84 के 84 नाम तो लिखने देंगे। तो उनके जो प्रमुख थे, उन 84 सिद्धों में जो प्रमुख थे उनके नाम लिखिए। प्रमुख कौन कौन से थे? सरहपा थे, शबरपा थे, कणहपा, लुईपा, डोमडीपा, कुक्कुरीपा आदि। ये प्रमुख सिद्ध मानने गए हैं। सरपा, सबरपा, कणापा, लोहीपा, डोम्बिपा और कुक्कुरीपा। और भी बहुत है, तो 84 सिद्ध है, लेकिन ये जो प्रमुख सिद्ध थे। और सिद्ध साहित्य का जो मुख्य प्रवर्तक माना जाता है, प्रथम प्रवर्तक माना जाता है, वो माना जाता है सरपा। सिद्ध साहित्य का प्रवर्तक, सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? सरपा। इसी के नीचे लिख लो, शॉर्टकट में काम चलेगा। तो हो ही गया होगा ऊपर वाला, अगला वाला लगातार चलता रहेगा ऊपर का साथ। अब सिद्ध साहित्य की भाषा कैसी थी? सिद्ध साहित्य की भाषा सिद्ध साहित्य की भाषा थी अपभ्रंश एवं हिंदी के संधिकाल की भाषा। सिद्ध साहित्य की जो भाषा थी वो अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद उसका रूप आया था अभट, फिर हिंदी बना था। तो अपभ्रंश और हिंदी के जो संधिकाल की भाषा थी, यानी कि अपभ्रंश समाप्ति की ओर था और हिंदी का आगमन होने वाला था, उस समय की भाषा थी, उसके संधिकाल की भाषा थी। इसे इसका नाम दिया गया था इसी कारण से संधा या संध्या, संध्या या संध्या भाषा नाम दिया गया।